कॉन्सेप्ट की अगर हम बात मोल कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। हम एनसीईआरटी की समरी कर रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं एक एटम की। एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर भी दो पार्ट हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। और यहाँ पे हमारे पास उसको हम एटॉमिक नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन का नंबर। तो कोई पूछ ले कि किसी एटम का एटॉमिक, तो किसी एटम का एटॉमिक नंबर 6 दिया जाए और हम से पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग इतना ही। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम है, दोनों सेम। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड कर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं ए। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये 11th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, लेकिन हम जीरो से रिवीजन शुरू कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का अगर हम देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दो मतलब निकल के आते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है कंपेयर टू द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, कैसे पता चला? ये -31 है तो बहुत कम है। और जो हम प्रोटॉन के लिए देखते हैं वो -27 है, तो लगभग 10,000 गुना ज्यादा दिखता है ना। 10⁻⁴ का डिफरेंस है। तो इसलिए हम अगर बोले मास का, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो ज्यादा होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ही ज्यादा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। प्रोटॉन की अगर हम बात कर ही रहे हैं, अगर प्रोटॉन का नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की दो एटम के बीच में सेम है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। जिसका मतलब ये है एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। अगर एटॉमिक मास सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोबार। इसका मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम देखें ऑर्गन का और कैल्शियम का, दोनों का है एटॉमिक मास 14, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर है 18 और इसका है 20। तो मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे? आइसोबार। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम ले लें तो इनका एटॉमिक नंबर है सेम लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, तो ये क्या हुए? एक दूसरे के आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार। आइसोटोन भी होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो हम उसको आइसोटोन बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, जैसे कार्बन है, कार्बन का ये है 6 और मान लो ये हो जाए 13। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में, क्योंकि कोई भी एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है एटॉमिक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये भी है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर, है ना। तो अगर 13 में से 6 निकालेंगे तो 7 न्यूट्रॉन है यहाँ पे। और अगर मैं नाइट्रोजन लूं तो एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 7 का है। तो ये दोनों क्या होंगे? आइसोटोन।
इसमें न्यूट्रॉन से। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा फास्ट? डेविड, बयान, हाँ जी सर, समझ में आ गया। सर खुशबू? वो एनपी मतलब एटॉमिक नंबर है ना सर? पी का मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर। तो प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। खुशबू? सर एक बार न्यूट्रॉन वाला दोबारा रिपीट कर दो, जो आपने लास्ट में भी बताया था, आवाज ब्रेक हो रही थी थोड़ी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमने बोला कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? एटॉमिक नंबर तो ए है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड भी लिख सकता हूँ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या मैं न्यूट्रॉन को ऐसे लिख दूं, ए माइनस जेड? कोई डाउट? क्योंकि जो मास है ना वो न्यूक्लियस का हम मानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जुड़ने से बनता है। तो अगर प्रोटॉन का हमें पता है, एटॉमिक नंबर पता है और एटॉमिक मास पता है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। यहाँ पे सेम यही सिचुएशन होगी। ए का वैल्यू है 13, जेड का वैल्यू है 6, 13 में से 6 कितने बच गए? 7। इसके केस में ए की वैल्यू है 14 और जेड की वैल्यू है 7, तो 14 में से 7 कितने रह गए? कोई डाउट उसको? नहीं सर। हाँ। तो ये चीजें हमने बेसिक चीजें कर ली। अगर ये बेसिक चीजें समझ में आ गई तो कुछ लॉ आए थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये बोलता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होगा एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है? केमिकल रिएक्शन के टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होगा। लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में बताया था। स्पेलिंग लेवोजियर की गलत हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेवोजियर थे। ठीक है? इसका मतलब अगर एक कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है? मान लो दो कैल्शियम है, O2 के साथ रिएक्ट करे तो दो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है? तो एक कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। दो कैल्शियम का मास कितना होगा? 80। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा? 30। इनको ऐड करके बताना कितना होगा। वन। कैल्शियम का 40, ये 16 तो 56। 56 का डबल कितना होता है? तो ये भी 112 था, ये भी 112 है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है? सेम। समझ में आया सबको? बस यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या सब इंपॉर्टेंट है कि एक लेबोजियर ने दिया था, दूसरी बात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा, बात खत्म। बस इतना ही क्वेश्चन। हमें वीडियो। सर 2 मिनट। हाँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। दूसरे नंबर पे आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि एक केमिकल चाहे तुम नेचुरली बना लो चाहे आर्टिफिशियली बना लो, उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। ये प्राउस्ट ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम। हेलो? हेलो? बढ़िया। नरवाना। हाँ।
तो गाइस, अब इसमें हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया था। वो बोले कि चाहे तुम नेचुरल पानी लो या आर्टिफिशियल पानी लो, पानी की कंपोजिशन तो सेम रहेगी और वो H2O ही बात करें। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन तो डेफिनेट कंपोजिशन भी होते हैं, फिक्स कंपोजिशन। इसका मतलब चाहे आर्टिफिशियल पानी लो या नेचुरल पानी लो, पानी का फॉर्मूला तो यही रहेगा H2O, उसका मोलर मास फिक्स रहेगा 18। बात यही। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो ये बोलता है, ये दिया था डॉल्टन ने। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो डॉल्टन ने दिया था, और डॉल्टन भाई साहब बोले कि अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल और उसमें दोनों एटम सेम है, तो ऐसे केस में उनका जो नंबर होगा ना, सिंपल होल रेशियो में होगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखोगे तो तुम दोनों का रेशियो 1:1 है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। फिर ऐसा हो सकता है NO2, नाइट्रोजन नंबर 1 और ऑक्सीजन का 2। NO3, नाइट्रोजन का नंबर 1, ऑक्सीजन का 3। तो जो ये रेशियो आ रहा है ना, वो सिंपल होल नंबर में आ रहा है, 1 2 3 के। तो जो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल, और तीनों लॉ खत्म हो गए। थ्योरी में बहुत लंबे बताए जाते हैं, लेकिन नीट के लिए इतना सफिशिएंट है कि साइंटिस्ट ने दिए थे और क्या कहना चाहते थे। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन फिर से थोड़ा बताओ। मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर दो कंपाउंड जिनके दोनों एटम सेम है लेकिन नंबर चेंज हो रहा है, तो नंबर जो चेंज होगा वो सिंपल होल रेशियो में होगा, 1:1, 1:2, 1:3। डाउट? डेविड एंड अनविता वीडियो। तो 2 मिनट और लगेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है ना सब अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और असली मेन कॉन्सेप्ट करते हैं जो हमसे पूछा जाता है, एक कि मोल के बारे में। मोल को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो हम ये लिख लें कि गिवन मास बाय मोलर मास, या तो ये लिखो गिवन मास बाय मोलर मास, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है वॉल्यूम की फॉर्म में, गिवन वॉल्यूम, और एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है 22.4 लीटर। ठीक है, या फिर इसको नंबर ऑफ एटम की फॉर्म में लिख सकते हैं या मॉलिक्यूल की फॉर्म में, कि नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल कितने हैं और एक मोल में फिक्स होते हैं, वो है 6 × 10⁻23। तुम बोर्ड में चीजों को एकदम पूरा लिखते थे 6.023, यहाँ पे मायने नहीं रखता, इतना फॉर्मूला सफिशिएंट है। ठीक है, ये सफिशिएंट है। तो या तो मास की फॉर्म में पूछा जाएगा मोल्स, या वॉल्यूम की फॉर्म में, या एटम या मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब वॉल्यूम अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ कि गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22,400 ml। मैंने क्या कर दिया, लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया, और हमें पता है 1 लीटर 1000 ml के बराबर होते हैं बस। ठीक है, ये मोल की बात। अच्छा, अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो मोल एक कंपाउंड के अलग होते हैं और एटम के अलग होते हैं। जैसे अगर मेरे पास है 1 मोल ऑफ O3, तो पहले तो तुम्हें इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। तो O3 का टोटल मोलर मास कितना होगा, 48। तो एक मोल O3 में कितना मास होगा, 48 ग्राम, क्योंकि 48 को 48 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा, तो मोल। ठीक है, अब एक और चीज, एक एटम का मास अलग होता है और एक
kg, या इसको सिंपल फॉर्म में बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास। लेकिन अगर तुम एक मोल लोगे O3 का, तो एक मोल का मास होगा 48 ग्राम। तो दोनों अलग चीजें हैं ना। एक AMU एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होती है, एक एटॉमिक मास यूनिट O3 के केस में हम देखें तो ये होता है एक मोल, अगर हम देखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा वही। एक मोल के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम हम देखेंगे तो 6 × 10⁻³ इसी के बेस पे दो लॉ और तुमने सुने होंगे, एक है गे लुसक लॉ। गे लुसक लॉ बोलता है कि अगर तुम कंसिडर करोगे, मान लो ये प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल भी कॉन्सेप्ट है, और आर तो गैस कांस्टेंट होता ही है, फिक्स है। और प्रेशर और टेम्परेचर भी अगर तुम कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कितना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर मेरे पास एक मोल है तो मेरा वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, और अगर मेरे पास 10 मोल है तो मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट है, तो वो 224 लीटर। तो बस कुल मिला के गे लुसैक लॉ यही कहना चाहता है, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा वॉल्यूम, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ठीक है? अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता था जो ऊपर आ गई थी, जब मैं बोलूं कि एक मोल मेरे पास O3 है, तो मॉलिक्यूल तो एक मोल में कितने होंगे? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल। लेकिन अगर पूछ ले एक मोल ऑक्सीजन में कितने मोल एटम होंगे? 3 मोल। कैसे पता चला? क्योंकि एक O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो एक मोल O3 के अंदर 3 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। ये कुछ ऐसी है कि एक घर में कितनी दीवार है, तो हम बोलेंगे एक घर में मान लो एक रूम है तो उसमें 4 दीवार है। लेकिन पूछ लें कि ईंटें कितनी है, और अगर हमें पता है कि अच्छा एक दीवार में 100 ईंट होती है, तो 4 दीवार में हम बोलेंगे 400 ईंट। तो ईंटें अलग चीज है, दीवार अलग चीज है। एक मोल मॉलिक्यूल अलग बात है और एक मोल एटम अलग बात है। इसमें हमें ये भी चेक करना होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम। अब इसका मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं तुम्हें ताकि चीजें आसान लगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इस टाइप के हैं। पहला तो क्वेश्चन यही था कि नी 2025 का तो अगर एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें, क्या एक्सप्लेन नहीं करता। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यही बोलती है कि एक अ, कोई भी प्योर कंपाउंड लोगे तो एक ही टाइप के एटम मिलते हैं, एक ही टाइप के एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, सारे एक एटम एक जैसे होते हैं, वो सारी बेसिक। तो जो लॉ हमने पढ़े हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये तीनों ही एक्सप्लेन। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एक अलग टॉपिक है जो हमने यहाँ पे पढ़ा भी नहीं, तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है। दूसरा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, याद रखना यहाँ पे मोल्स नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम। लोग क्या करेंगे, कई बार इस केस में वो मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले केस में गिवन मास कितना है, 212,
मोलर मास कितना है 106, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 2, है ना। दूसरे वाले केस में गिवन मास कितना है 248, मोलर मास कितना है 62, तो मोल कितने आ गए 4। तीसरे केस में कितना 240 बाई 40 मोलर मास दिया हुआ है ये वाला, तो मोल कितने आएंगे 6। इसके केस में अगर देखें गिवन मास कितना है 12 ग्राम, मोलर मास कितना है 2 ग्राम, ये कितना आएगा 6, और लास्ट 220 बाई, तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारे आ गए मोल, कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, सी और डी के, सी और डी के, क्योंकि सी में है 6 और डी में भी है 6, है ना। बताओ किसी को डाउट है इस पॉइंट में, अन्विता। सर इधर मुझे एटम्स हाँ वॉइस ब्रेक हो गया यार, मुझे टेक्स्ट कर देना। तो सर एटम्स पूछा है ना। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता था, यहाँ पे जो हमने मोल्स निकाले हैं ना वो मॉलिक्यूल के निकाले, अब आगे हमें देखने पड़ेंगे हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं। अगर बच्चा सिर्फ ये यही मिस्टेक तुम लोग करते हो कि तुम्हें कंटेंट आता है, तो मिस्टेक क्या करोगे, देख लिया तुमने मोल्स किस में मैच हो रहे हैं, तो मोल्स किस में मैच हो रहे हैं सी और डी में, और तुम अगर ऑप्शन में देखोगे तो सी और डी तो अकेला दिया ही नहीं हुआ, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा आंसर गलत कैसे आ रहा है। मेरा आंसर 6 निकल रहा है उसके बाद भी ये ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल है। जैसे पहले अगर Na2CO3 में देखोगे तो 2 सोडियम के एटम, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के, टोटल 6 एटम है। एक NO2CO3 में 6 एटम है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मोल ऑफ एटम है। इसके केस में दूसरे में देखोगे बी में 2 सोडियम और एक ऑक्सीजन, टोटल है 3, तो ये भी 12 आ गए। तीसरे वाले में एक सोडियम एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, टोटल 3, 18 आ गए। फोर्थ, 2 मॉलिक्यूल है, सॉरी एक मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन है, और फोर्थ एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल 3, 5 3 जा 15। अब देखो, अब बताओ कि किस में इक्वल है, पहले वाले में, सेकंड वाले में और डी वाले में। अब एबीडी ऑप्शन है हमारे पास, एबीडी ऑप्शन है, क्या ये आंसर सही है, समझ में आता। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था या ट्रिकी था। जो बच्चा इसको सिर्फ मोल काउंट करेगा और एटम को इग्नोर कर देगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता भी उसके बाद। और अगर तुम एटम पे फोकस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कि हमसे पूछा है कि किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, एटम नहीं मॉलिक्यूल। अगर पहले वाले केस में कभी भी तुम्हें ये चेक करना हो कि किसमें मॉलिक्यूल सेम है, तो चेक कर लो कि नंबर ऑफ मोल किसमें सेम, उसके मोल सेम उसके मॉलिक्यूल भी सेम। तो अगर क्वेश्चन देखें तो गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का 1 ग्राम, और मोलर मास कितना है 2, तो नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे हाफ, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं हाफ। अब प्रोडक्ट ये देख लेते हैं ऑप्शन, पहले वाले में अगर मोल्स निकालने हो, गिवन मास 14, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का 28, ये भी 1/2, तो आंसर तो यही आएगा। अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं, गिवन मास 18, मोलर मास 18, इसके मोल कितने आएंगे 1, इसका गिवन मास 16, मोलर मास कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, टोटल 28।
और लास्ट 28 ग्राम गिवन मास बाई मोलर मास, ये भी बना। तो कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट ये था कि जहां पे नंबर ऑफ मोल सेम वहां पे मॉलिक्यूल सेम, खत्म। ये कैलकुलेशन की बात ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट की बात थी। जहां पे नंबर ऑफ मोल सेम, जहां पे नंबर ऑफ मोल सेम वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम। समझ में आ रहा है सबको? अब मुझे बताओ सारे लोग कि कैसा लग रहा है, इजी मीडियम टफ? कुछ लोग, इजी का है। अन्विता, आवाज से लगना। ठीक है सर। आदित्य, जी सर सही है। रेहान, नेटवर्क इशू, डेविड, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं हम, और ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है जब हमें ये समझ में आ गया कि मोल्स कैसे निकालने हैं। एक, अच्छा, कई बार तुम्हें एक वर्ड मिलेगा 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अगर ऐसी चीजें कभी तुम्हें लिखी हुई मिलती हैं, इसका मतलब ये मोल की बात कर रहा है। 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, या 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है? तो 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल होता है 1 मोल। ठीक? क्योंकि कई बार हमें ये वर्ड देके कंफ्यूज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला का। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है किसी चीज को सिंपलेस्ट वे में बताना। मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करी? इंपेरिकल फॉर्मूला, तो ये नहीं। ठीक है? अब इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या था, मैं सिंपल फॉर्म में समझा देता हूँ। मान लो हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इन सब के अंदर एक कॉमन नंबर है 6। इसको अगर 6 से हम डिवाइड कर दें तो एक बेसिक यूनिट आ जाएगी, ये वाली। इसी को हम इंपेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। जो ये C6H12O6 था, ये रियल वाला फॉर्मूला था। रियल वाले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दे, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। बट तुम्हारे पास तो तुम्हें निकालना है यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना। सबसे पहले तो जो भी परसेंटेज दिया हो उसको डिवाइड करो गिवन मास से, जो उसका मोलर मास होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन 10 गिवन मास है, और मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का? 1। और ऑक्सीजन का गिवन मास है 84, और मोलर मास कितना होता है? 6। अब यहाँ पे नंबर आएगा 1/2, 10, और यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट समथिंग। इसको सिंपल होल नंबर में रखना चाहते हो तो दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1, ये आएगा 20, और ये आएगा लगभग 10 के आसपास, 10 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 के आसपास। बस आ गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला कि कार्बन का एक नंबर है, हाइड्रोजन का है 20, और ऑक्सीजन का है 10। ये मैंने बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। जब भी परसेंटेज दिया हो, पहले उसके मोलर मास से डिवाइड करो, एक नंबर आएगा, देखो क्या वो नंबर सिंपल नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 10 ऐसे। अगर वो आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा तो बनाओ किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है? मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कई बार निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n
फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। तुम पूछोगे सर ये क्या चीज है, इसको और सिंपल भाषा में बता दो। जैसे हमने देखा C6H12O6 एक कंपाउंड था और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हमने देखा CH2O था। तो क्या अगर हम इसको 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर नहीं आ जाएगा? तो इनका एक कॉमन नंबर क्या है, वही उसका एन वैल्यू है। इनका कॉमन नंबर क्या है, वही उसका एन वैल्यू। तो इन सब में कॉमन क्या था, 6। अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर एक सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट आता है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, मैं पूछ भी लेता हूँ। आदित्य, ऐसा कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर में जहां पे तुम्हें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है? ऐसे तो देखना पड़ेगा सर एक बार, बाकी तो अभी तो जो पढ़ा है वो तो क्लियर हो गया। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही अनुविता? ठीक आ रही है सर। हो सकता है मुझे फैन की वजह से ना आ रही हो। अब तुम्हें मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है पहले से? हाँ, तो आदित्य आप बताओ। मैं कह रहा हूँ सर अभी तक जो पढ़ा है वो तो ठीक है, बाकी देखना पड़ेगा कौन सा। लिमिटिंग रिएजेंट में थोड़ी दिक्कत आती है निकालने में। कितने लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट में प्रॉब्लम है थोड़ी सी? एक, दो, डेविड, खुशबू, नहीं दिक्कत आती। तो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। अब मैं बता देता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। सिंपल सा मेथड है। मान लो तुम्हें दिया है इक्वेशन की नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो बनाते हैं अमोनिया। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, कि अगर इसका 1 मोल लोगे तो ये 3 गुना लेना पड़ेगा, तो इसके 3 मोल लेंगे और इसके 2 मोल बन जाएंगे, है ना? या तो तुम मोल की फॉर्म में ले सकते हो या वॉल्यूम की फॉर्म में भी ले सकते हो। 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो 3 मोल कितने बनेंगे? 67.2 कुछ बनेंगे लीटर। और 2 मोल कितने बनेंगे? 44.8। या तो तुम मोल की फॉर्म में लिख दो या वॉल्यूम की फॉर्म में लिख दो। अगर मास की फॉर्म में लिखोगे, 1 मोल का नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 6 ग्राम। और 2 मोल अमोनिया का मास कितना होगा? अमोनिया का होता है 17, 17 टू 34 ग्राम। 3 तरीके, या तो मोल की फॉर्म में लिखो या लीटर की फॉर्म में लिखो या मास की फॉर्म में लिखो। हाँ, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट अभी भी नहीं पता चला हमें कि कैसे निकालें। तो उसका आंसर है, अगर हम देखें कि हमें ये तो पता ही है, इक्वेशन देख के पता चल जाता है। अगर मैं इसके 10 मोल लूं तो इसके 30 मोल बनने चाहिए, होने चाहिए, और इसके 20 मोल बनने चाहिए थ्योरेटिकली। लेकिन ये बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इसके अगर हम 10 मोल अमोनिया लेंगे और 10 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो 20 मोल अमोनिया बनेंगे। तो होने कितने चाहिए थे हाइड्रोजन के मोल? 30। एग्जिस्ट कितने करते हैं? 10। तो क्या इसकी कमी नहीं है? जिस चीज की कमी होती है, जिस चीज की शॉर्टेज होती है, वही लिमिटिंग रीजन होता है। और जिस चीज की कमी होती है वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा डिसाइड करता है प्रोडक्ट की अमाउंट को, है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या एक बार दोबारा बताया जाए?
लिमिटिंग रिएजेंट वाला समझ में आया अच्छे से? कि होने से हमें चाहिए कितने हाइड्रोजन के मोल 30, एग्जिस्ट कितने कर रहे हैं वो क्वेश्चन में होगा, दिया होगा ओनली 10। इसका मतलब शॉर्टेज है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, जिसकी शॉर्टेज होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। दूसरी बात, यही सेम थिंग तुम्हारी बायोलॉजी में भी दी हुई है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, क्या बोल, लिमिटिंग लॉ, ब्लैकमैन लिमिटिंग लॉ, तो ये बोलता है जिस चीज की कमी होगी वही डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस की अमाउंट कितनी है। मैंने पहले भी सेम एग्जांपल 2-3 बार दिया हुआ है। अगर तुम एक घर बनवा रही हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास लैंड है, लेकिन लेबर ही नहीं, तो घर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कमी किस चीज की है, लेबर की। तो लेबर क्या होगा, लिमिटिंग। ठीक है, तुम्हारे पास लेबर भी है, लैंड भी है, लेकिन पैसे ही नहीं है घर बनवाने के लिए, तो किस चीज की कमी है, पैसों की। तो लिमिटिंग रीजन क्या होगा, पैसे, मनी। पैसे भी हैं, लेबर भी है, लैंड ही नहीं मिल रही हमें घर बनाने की, तो लैंड क्या होगा, लिमिटिंग। जिस चीज की शॉर्टेज होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और वो लिमिटिंग रिएजेंट अमाउंट को डिसाइड करता है तुम्हारा घर कितनी क्विकली बनेगा। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे भी जरूरी है, और लिमिटिंग रिएजेंट फोटोसिंथेसिस में भी एग्जैक्टली सेम मैनर में जरूरी है। सर जो खुशबू लिमिटिंग जैसे रेट फाइनल मोल्स को देखकर निकालते हैं क्या? क्वेश्चन में दिया होगा कि किसकी अमाउंट कितनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा वो। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का यही तरीका है, एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रोजन वाला है। मेथड ये है, अगर मान लो किसी 10 की जगह है इसके 40 मोल्स गिवन हो हाइड्रोजन के, होने कितने चाहिए थे, 30, है कितने, 40, तो क्या ये एक्सेस में नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ये पता चल गया एक चीज एक्सेस में है, तो फिर दूसरी चीज क्या हो जाएगी, एक ज्यादा तो दूसरी कम होगी। तो तरीके अलग अलग है निकालने के, दोनों तरीके से तुम समझ सकते हो कौन सी चीज ज्यादा है या कम। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ चीजें 12th के सॉल्यूशन में दी हुई है, 11th में नहीं दी हुई। मास परसेंट, मास परसेंट होता है कोई भी एक गिवन सब्सटेंस है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। यही चीज अगर वॉल्यूम की फॉर्म में दी हुई हो तो वॉल्यूम परसेंट हो जाता है, गिवन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे अगर 40 ग्राम NaOH को हमने मिक्स किया है 200 ग्राम ऑफ H2O, तो हमें निकालना है NaOH का मास परसेंट कितना है। तो NaOH का मास परसेंट कैसे निकालें, गिवन मास 40, टोटल 200 ये है, 40 ये है, 240 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर निकल आ जाएगा 100/6%। हम अभी कैलकुलेशन नहीं करें, हमारा मेन फोकस है ये क्वेश्चन समझना कि परसेंटेज निकालते कैसे, गिवन बाई टोटल। ऐसे ही हमें दे दिया कि 5 ml इथेनॉल को हमने मिक्स कर दिया 95 ml ऑफ H2O, तो टोटल मास कितना हुआ, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ दोनों को मिला के, 100 ml। हाँ जी डॉक्टर साहब, 4 लाइन हो है, हाँ भेज दो, लेकिन 40 मिनट का टाइम मिला ना, तो आप मुझे टाइम भेज दियो, एक 2 मिनट का। जैसे 4:30 पे क्लास है, तो 4:20 4:29 का भेज दो, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा वरना क्लास, समझ रहे हो?
4:30 से स्टार्ट करने के लिए बोला, फाइनल टाइम हो गया। हाँ लेकिन टाइम अपना 4:30 बोले थे, आपने 4:30 बताया था, तो मैंने 4:30 हाँ अब 4:30 स्टार्ट कर दो तो खाना खाते हैं। ठीक है। तो गाइस अगर हमें निकालना हो कि H2O का वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, तो गिवन वॉल्यूम कितना है H2O का 95, टोटल कितना है 95। 100। कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं मैं, तो बता रहा हूं निकालते कैसे। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में निकाल सकते हैं कि गिवन मास बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। ये 12th में दिए हुए हैं, 11th में नहीं दिए हुए। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, अगर ये सारी चीजें आ गई, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन गिवन मास बाय टोटल मास, 100 की जगह हम 10⁶ लिख देते हैं। पार्ट्स पर मिलियन है ना, 1 मिलियन में 10⁶ होते हैं, है ना? अगर छोटी चीजों को काउंट करना है, जैसे SO2 का पॉल्यूशन कितना है एयर में, तो बहुत कम पार्टिकल होंगे। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.00000012 आएगा, जिसकी कोई मतलब नहीं। उससे बेटर है 10⁶ में से निकालो, तो निकालना आसान है। जो चीजें कम होती है उसको ऐसे निकालो। अगर ये सारी चीजें हमने निकाल ली, तो सबसे पॉपुलर एक पहली इक्वेशन हम देख रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है कितने गिवन मोल्स हैं सॉल्यूट के, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे लीटर में, और अगर ml में ले लेंगे तो गिवन मास बाई मोलर मास 1000, और यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन ml में। ठीक है। कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ हो, जैसे m/5 लिखा हुआ हो, एक सॉल्यूशन हैव मोलैरिटी m/5, इसका मतलब ये है कि मोलैरिटी की वैल्यू 1/5 होगी। ठीक है। मोलैरिटी वर्ड लिखा हो, या कहीं पे कंसंट्रेशन लिखा हो, या फिर कहीं पे एक्टिव मास लिखा हो, एक ही मतलब होता है इसका, कि हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। मुझसे मिलना है, दोस्त है कोई, पेरेंट्स है, एक मिनट आता हूँ। बस हमारे लास्ट के 10 मिनट बचते हैं टीचिंग के, तो उसके बाद तो हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, 2 मिनट देना बस। पेरेंट्स आएंगे। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो आप सभी, और वीडियो ऑन करना डेविड। देखो, जैसे मैंने बोला था कि जो भी सिचुएशन दी हो यहाँ पे, सबसे पहले क्या करो, जो परसेंटेज दी हो उसको मोलर मास से डिवाइड करो। तो ए के लिए अगर हम देखें, परसेंटेज है 32, तो इसका मोलर मास है 64, तो ये आ जाएगा 1/2। बी का अगर हम निकालेंगे, 20% दिया और मोलर मास है 40, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। सी का अगर हम देखेंगे, ये 32 है, ये 20 है, दोनों को ऐड करोगे तो 52% आएगा। इसका मतलब 48 क्या है सी, और 48 अगर सी है, उसका मोलर मास कितना दिया है क्वेश्चन में 32, तो ये आ जाएगा 3/2। अगर इनका एक कॉमन नंबर है 1/2, या फिर तुम सिंपल वे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। आंसर होगा ABC। कोई डाउट? तो यही है कि परसेंटेज पहले देखो, परसेंटेज देख के फिर हम क्या बोलते हैं,
मोलर मास से डिवाइड करते हैं और जो एक नंबर आएगा उसमें कॉमन सिंपल वैल्यू में देखते हैं ताकि इजी हो कैलकुलेट करना। मोलारिटी की बात कर रहे थे हम। मोलारिटी को हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, एक्टिव मास भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही होना चाहिए। कई बार तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, कई बार मोलरिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं m/5, या ऐसे भी लिखा जाएगा 0.2 m। इसका मतलब ये है कि मोलरिटी की वैल्यू 0.2 है, या फिर ऐसे 10 मोलर। इसका मतलब ये है कि मोलरिटी की वैल्यू, हेलो हेलो, आपने बना लिए, लोकेशन भेजना। हाँ भाई साहब, पूरा बस स्टैंड का दूर छोड़ दो आप। पुराना जो डीएवी स्कूल था उस गाड़ी में, या फिर बस स्टैंड का। तो ना डीएवी स्कूल, जो पुराना डीएवी स्कूल है था ना, वो बस स्टैंड का अगली गाड़ी में थोड़ा आना है, लेकिन बस स्टैंड में छोड़ दिया कि बाहर के पास। तो ये पॉइंट समझ में आया, या तो मोलरिटी को ऐसे लिखा हो मोलर की फॉर्म में, या एम की फॉर्म में, या एम को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हो किसी नंबर से। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपने ये तो बहुत बेसिक चीज बताई, ऐसा क्या ही बता रहे हो। इसी पे मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मैंने रिसेंटली देखा था। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। ये देख, इसको सॉल्व करो। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन इज, और मोलर मास भी हमें 180 दिया है। तो पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो, गिवन मास बाय मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और आप अपना आंसर निकालो। सब लोग मुझे अपना आंसर बताओ। किसी का आंसर आया, जब मैं पीछे जाऊं। 2.2। हाँ, हाँ, डेविड सही आंसर है। 2.2। ऑप्शन कौन सा था कारण खुशबू? हाँ, सब अपने आंसर निकालो। मुझे लगता है तुमने खुशबू सही आंसर बोला है। सर ऑप्शन ए है। हेलो, ओके, डन।
रिकॉर्डिंग रिज्यूम करते हैं। सबका क्वेश्चन हो गया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्यों आया है कोई मिलते हैं अभी तक भेज दीजिए। कोई पेरेंट्स है क्या? राजस्थान, अच्छा वो राजस्थान से भेज दीजिए करो। तो हाँ, हम फिर भी टॉपिक पे बात करेंगे, पेरेंट्स को 10 मिनट बैठ जाएंगी, पहले हमने बहुत वेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और इस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम भी दिया है, हमें मोलरिटी की वैल्यू दी है, हमें मोलर मास दिया है। तो बेसिकली हमें ये कैपिटल एम वैल्यू दी हुआ है, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है मोलर मास, वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया और डब्ल्यू निकालना है, बात खत्म हो जाती है, सिंपल ही था। तो सबका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन इजी था, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा कि जब हम यहाँ पे चीजें सॉल्व करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे या डाइल्यूशन करोगे, या तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे या डाइल्यूशन करोगे, तो दोनों ही केस में नम हेलो सर, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे ग्लासेस, बैठ नहीं आप, बहुत दूर से आए हो, गए होगे तुम, आ जाओ असिस्ट में करो। सही बात। तो कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करोगे या डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, एक चीज कॉमन रहेगी कि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले किए हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। डेविड वीडियो, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, वो इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं कि या तो पानी आप ऐड कर रहे हो या वाटर रिमूव कर रहे हो, लेकिन जो अमाउंट था वो उतना ही है। जैसे मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी है, उस पानी में मैंने 100 ग्राम चीनी मिला दी। अब पानी में कम ज्यादा कर सकता हूँ, चीनी तो उतनी ही रहेगी ना, और अगर चीनी उतनी ही रहेगी, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ मोल सेम रहेगी, चीनी का मास सेम रहेगा। कोई डाउट? अगर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ या पानी को रिमूव कर रहा हूँ, तो पानी पे फर्क पड़ रहा है, चीनी उतनी ही है। और यहाँ पे जब हमने पढ़ा कि मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का ये भी तो तरीका है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अगर हमें पता है नंबर ऑफ मोल सेम है, लेकिन वॉल्यूम और मोलरिटी चेंज हो रही है, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल सेम ही रहे। और इसी के क्वेश्चन तुमने देखे भी होंगे, कई बार ऐसे भी देखा होगा कि दो सॉल्यूशन को हमने ऐड किया, उससे हमारा तीसरा सॉल्यूशन बना और उसकी कुछ वैल्यू निकालनी। ये यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी एग्जैक्टली सेम टॉपिक से सवाल आता है। पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं आदित्य? नहीं तो रेयान? अच्छा सर। ये इस टाइप का क्वेश्चन किया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, या फिर M1 V1 प्लस M2 V2? खुशबू, तुमने तो 2-3 बार हाँ बोल दिया। डेविड? डेविड का थोड़ा सा वॉइस का इश्यू है। तो लगभग चीजें हो गई, बस मुझे कुछ टाइम देना, लगभग आधा घंटा लग सकता है मुझे।